तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारे सामने जो सामग्री है वो प्रेम, डर और आज़ादी के इनके बीच के बड़े ही नाजुक रिश्ते पर बात करती है। हाँ, और इसमें एक तरफ तो ओशो के गहरे दार्शनिक विचार हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं बातों को आज के नजरिए से समझने के लिए कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक रिसर्च भी हैं। तो आज का हमारा मकसद एक तरह से साफ है। हाँ, ये समझना कि जो प्रेम जिंदगी में सुकून लाने के लिए आता है वही अक्सर बेचैनी और घुटन की वजह क्यों बन जाता है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये नोट्स इंसान की दो सबसे बुनियादी इच्छाओं के टकराव को दिखाते हैं। एक तरफ किसी से गहराई से जुड़ने की चाह, और दूसरी तरफ उसे खो देने का डर। बिल्कुल। तो आज हम इसी महीन धागे को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये विचार और ये स्टडीज हमें इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत होती है एक बहुत ही स्वाभाविक एहसास से। हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, अपनाए, उसके साथ रहे। हाँ। लेकिन जैसे ही ये जुड़ाव थोड़ा गहरा होता है, एक साया भी साथ चलने लगता है। डर का साया। डर कि कहीं वो इंसान बदल ना जाए या चला ना जाए। और यहीं पर ओशो की एक बात है जो सीधे मुद्दे पर आती है। वो कहते हैं जहां डर घुस गया वहां प्रेम ज्यादा देर टिक नहीं पाता। ये सुनने में बहुत सीधी बात लगती है, पर शायद सारी समस्या की जड़ यही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो पूरे रिश्ते का माहौल ही बदल देता है। हाँ, एक 2018 की स्टडी है रिलेशनशिप साइकोलॉजी पर। उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। अच्छा? उन्होंने पाया कि जिन जोड़ों में रिश्ते को लेकर बेचैनी ज्यादा थी वो अपनी बातचीत में हमेशा और कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल 50% ज्यादा करते थे। अरे वाह! जैसे कि तुम हमेशा ऐसा करते हो। हाँ, या तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। ये जो छोटे छोटे शब्द है ना, ये असल में डर की भाषा है। ये बातचीत को समझ से हटाकर इल्जाम की तरफ ले जाते हैं। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। डर हमारी जुबान तक बदल देता है। बिल्कुल। और जब डर इतना हावी हो जाता है तो इंसान की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो पकड़ने लगता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाँ, और यहीं से प्रेम शायद अपना रूप बदलना शुरू कर देता है। हम कहने लगते हैं तुम ऐसे ही रहो या तुम बदल क्यों रहे हो। ओशो कहते हैं कि यही वो मोड़ है जहां प्रेम धीरे धीरे जहर बनने लगता है। क्योंकि उनके हिसाब से प्रेम का मतलब पकड़ना है ही नहीं, प्रेम का मतलब समझना है। और ये जो पकड़ या अधिकार जताना है, जिसे हम पोजेसिवनेस कहते हैं, वो असल में प्यार का नहीं, असुरक्षा का लक्षण है। सही बात है। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को एक सीमा में बांधकर अपने डर को शांत कर लेंगे, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। रिश्ता एक पिंजरे जैसा लगने लगता है। पिंजरा सही शब्द है। और यहीं पर 2017 की एक अटैचमेंट स्टडी एक कमाल का विरोधाभास दिखाती है। कैसा विरोधाभास? स्टडी में पता चला कि जब पार्टनर्स एक दूसरे को उनके पर्सनल शौक या दोस्तों के लिए बिना किसी रोक टोक के वक्त देते हैं, तो वो साथ में जो वक्त बिताते हैं उसकी क्वालिटी और गहराई 30% तक बढ़ जाती है। क्या बात है! इसे ऑटोनॉमी रिलेटेडनेस पैराडॉक्स कहते हैं। थोड़ी सी आजादी और दूरी असल में रिश्ते को और मजबूत और करीब लाती है। वाह, ये तो कमाल की बात है। जिसे हम डर के मारे पकड़ कर रखना चाहते हैं वो असल में थोड़ी आजादी देने से और मजबूत होता है। बिल्कुल। यहाँ ओशो की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। प्रेम को भी सांस चाहिए जैसे इंसान को हवा चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, परवाह करने और कंट्रोल करने के बीच की जो लाइन है वो बहुत धुंधली है। बहुत ज्यादा। कोई कैसे समझे कि वो जो कर रहा है वो परवाह है या धीरे धीरे कंट्रोल का रूप ले रही है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद इरादे में छुपा है। इरादे में कैसे? देखिए, जब आप परवाह करते हैं तो आपका ध्यान सामने वाले की खुशी पर होता है। आप पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, क्योंकि आप उसकी भलाई चाहते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप कंट्रोल करते हैं तो आपका ध्यान अपनी बेचैनी और अपने डर को शांत करने पर होता है। आप पूछते हैं तुम कहाँ थे, क्योंकि आप अपनी असुरक्षा को शांत करना चाहते हैं। समझ गया। एक का सेंटर दूसरा इंसान है और दूसरे का सेंटर अपना डग। एग्जैक्टली। और जब हर बात पर सवाल जवाब और रोक टोक होती है तो रिश्ता बोझ बन जाता है। और जब रिश्ता बोझ बन जाता है तो इंसान भले ही शारीरिक तौर पर उसमें रहे पर मानसिक रूप से वो अकेला महसूस करने लगता है। हाँ, और ये हमें अगले बड़े मुद्दे पर लाता है, अकेलापन। ज्यादातर लोग तो अकेले होने के ख्याल से ही कांप जाते हैं। उन्हें लगता है कि अकेलापन एक सजा है, एक खालीपन है। सही कहा। और अगर हम पूरी कड़ी को जोड़कर देखें तो ये साफ है, अगर समस्या की जड़ हमारे अंदर का डर है तो समाधान भी तो भीतर ही खोजना होगा।
बाहर के इंसान को बदलने की कोशिश तो एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। बिल्कुल। इसलिए हमें अपने अंदर उस जगह पर जाना होगा जिससे हम सबसे ज्यादा घबराते हैं, और वो है हमारा अकेलापन। लेकिन यहाँ ओशो एक बहुत बड़ा फर्क समझाते हैं जो शायद पूरी सोच को बदल सकता है। वो कहते हैं अकेलापन तब दुख देता है जब इंसान खुद से दूर होता है। अगर कोई इंसान खुद के साथ सुकून से बैठना सीख ले तो वही अकेलापन एकांत यानी शांति बन जाता है। मतलब जिसे हम अकेलेपन का भूत समझकर भाग रहे हैं, वो असल में एक खजाना हो सकता है। हाँ, बस उसे खोलने का तरीका अलग है। और आज की न्यूरोसाइंस भी इस बात को मानती है। 2020 की एक मेंटल वेलबींग स्टडी में लोगों को हर दिन सिर्फ 15 मिनट बिना फोन या किताब के बस चुपचाप अपने साथ बैठने को कहा गया। सिर्फ 15 मिनट? हाँ। और 1 महीने बाद उनके शरीर में कॉर्टिसोल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसका लेवल काफी कम पाया गया। अरे वाह! उन्होंने इसे माइंडफुल सॉलिट्यूड कहा। ये साबित करता है कि एकांत हमारे दिमाग और शरीर दोनों के लिए कितना फायदेमंद है। मतलब ये अकेलापन नहीं, ये खुद को रिचार्ज करने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि ये होगा कैसे? खुद के साथ दोस्ती करना या इस शांति तक पहुंचना, ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल क्यों लगता है? ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि हमारी कीमत कोई दूसरा तय करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा और हमारी कमियों को भर देगा, हमें पूरा कर देगा। ओशो के अनुसार ये उम्मीद ही रिश्तों की सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती? हाँ। खुद के साथ दोस्ती तभी हो सकती है जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लें, अपनी अच्छाइयों और अपनी बुराइयों सबके साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम खुद को पूरी तरह अपनाते नहीं, हम किसी और को भी सही मायनों में आजादी से प्यार कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। हमारा प्यार हमेशा एक सौदा होगा। मैं तुम्हें प्यार करूंगा अगर तुम मेरा खालीपन भर दो। बिल्कुल। और ये बात 2016 की एक इमोशनल बैलेंस स्टडी से भी मेल खाती है। उस स्टडी में एक बड़ी प्रैक्टिकल बात सामने आई। क्या? उन्होंने पाया कि जिन लोगों में सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी आत्म स्वीकृति का लेवल ज्यादा था, वो झगड़े या असहमति के दौरान ज्यादा शांत रहते थे। अच्छा। वो अपने पार्टनर की अलग राय को अपने ऊपर पर्सनल हमले की तरह नहीं देखते थे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी अपनी पहचान और उनका आत्मसम्मान किसी और की मंजूरी पर निर्भर नहीं था। सीधी सी बात है, जब आप अंदर से स्थिर होते हैं तो बाहर की छोटी मोटी लहरें आपको डुबा नहीं सकती। और जब इंसान इस आत्म स्वीकृति तक पहुंच जाता है तब तो प्रेम का पूरा मतलब ही बदल जाता होगा। हाँ, तब वो मांगने से देने की ओर बढ़ जाता है। जब हम प्रेम मांगते हैं तो हमेशा शिकायत करते हैं, तुमने मुझे इतना प्यार नहीं दिया या तुमने मेरी उम्मीदें पूरी नहीं की। बिल्कुल। तब प्रेम एक भिखारी की झोली नहीं रहता, वो एक सम्राट का खजाना बन जाता है जो बस देना चाहता है क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? कहीं ऐसा ना हो कि एक इंसान बस देता ही रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे? ये एक बहुत जायज चिंता है, पर यहाँ ओशो के देने का मतलब समझना जरूरी है। ये चीजों या एहसानों का लेन देन नहीं है। ये अपनी खुशी, अपनी शांति को साझा करना है। जैसे एक फूल अपनी खुशबू देता है, वो हिसाब नहीं रखता कि कितने लोगों ने उसे सूंघा, वो बस खिलता है। हाँ, और उसकी खुशबू अपने आप फैलती है। सच्चा प्रेम भी ऐसा ही है। ये एक मजबूरी नहीं, बल्कि आपके अंदर की खुशी का एक स्वाभाविक बहाव है। और शायद यही बात 2015 की एक रिलेशनशिप बिहेवियर स्टडी भी कह रही है। उसमें कहा गया कि जिन रिश्तों में बिना शर्त देने का भाव होता है वो ज्यादा गहरे होते हैं। हाँ, उन जोड़ों ने अपने रिश्ते को बेहद संतोषजनक बताने की संभावना 3 गुना ज्यादा बताई उन जोड़ों की तुलना में जो हमेशा हिसाब रखते थे कि किसने किसके लिए क्या किया। 3 गुना? हाँ, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जो बहुत जरूरी है। क्या? अगर इस देने के पीछे भी डर छिपा हो कि अगर मैंने सब कुछ नहीं किया तो कहीं वो मुझे छोड़ न दे, तो ये देना भी एक बंधन बन जाता है। ये एक और तरह का सौदा है। 2021 की एक स्टडी में इसे एंग्शियस गिविंग कहा गया है। ऐसे लोग खुद को थका देते हैं, अपनी जरूरतें नजरअंदाज करते हैं सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए, और अंत में ये मानसिक और भावनात्मक रूप से उन्हें पूरी तरह निचोड़ देता होगा। बिल्कुल। तो मतलब डर किसी भी रूप में रिश्ते को खोखला कर ही देता है, चाहे वो पकड़ने का डर हो या खोने के डर से सब कुछ लुटा देने का। हाँ, तो फिर अंतिम समाधान क्या है? इन सभी विचारों का सार क्या निकलता है? इसका सार ओशो की आखिरी और सबसे जरूरी बात में छिपा है। खुद के साथ शांति सीखो, प्रेम अपने आप आएगा। खुद के साथ शांति सीखो। हाँ,
जब कोई इंसान खुद के साथ शांति में होता है तो उसे किसी और की जरूरत अपनी कमी पूरी करने के लिए नहीं होती। वो अकेला भी उतना ही पूरा महसूस करता है जितना किसी के साथ। तब रिश्ता एक जरूरत या मजबूरी नहीं रहता, बल्कि एक चुनाव बन जाता है। एक ऐसा चुनाव जो डर से नहीं बल्कि खुशी और आजादी से किया गया हो। और तब शायद प्रेम एक उपहार बन जाता है। आप देते हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए नहीं कि आपको बदले में कुछ चाहिए। बिल्कुल। 2018 की एक सेल्फ अवेयरनेस स्टडी भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है। उसके अनुसार जो लोग खुद को, अपनी भावनाओं और जरूरतों को गहराई से समझते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा गहरे और सच्चे होते हैं। क्योंकि वो रिश्ते में बिना किसी मुखौटे के पूरी ईमानदारी से आ पाते हैं। एग्जैक्टली। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ मुख्य बातें साफ नजर आती हैं। हाँ, पहली बात तो ये कि प्रेम में आजादी सांस की तरह है। इसे बांधने की कोशिश करना इसे मारने जैसा है। दूसरी बात, जिसे हम अक्सर प्यार या परवाह समझ लेते हैं, वो असल में हमारा डर होता है। किसी को कंट्रोल करना प्यार का नहीं, असुरक्षा का संकेत है। तीसरी बात, जो मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगी, वो ये कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है। ये एकांत है, खुद से जुड़ने का एक सुनहरा मौका। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी और से जुड़ने की कोशिश करने से पहले खुद से जुड़ना सबसे पहला और जरूरी कदम है। बाहरी रिश्ते हमारे आंतरिक रिश्ते का ही प्रतिबिंब होते हैं। बिल्कुल। ये सारी बातें सुनने और समझने में बहुत गहरी हैं, पर इन्हें जीवन में उतारना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। और इन सभी बातों पर सोचने के बाद एक सवाल मन में छोड़ जाना जरूरी है। अक्सर हम ये पूछते हैं कि मुझे कोई समझने वाला कैसे मिलेगा। ये सवाल तो हर कोई पूछता है। शायद इन विचारों की रोशनी में हमें खुद से एक अलग और ज्यादा जरूरी सवाल पूछना चाहिए। और वो क्या है? मैं खुद को कितना समझता हूँ और मैं किसी भी रिश्ते में अपनी जरूरतों और डरों के अलावा और क्या लेके जा रहा हूँ? वाकई एक गहरा सवाल जो बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की ओर ले जाता है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने प्रेम और रिश्तों को देखने का एक नया और शायद ज्यादा शांत नजरिया दिया होगा।